हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जिन लोगों को फ्लैट्स का अलॉटमेंट हो गया है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है पेमेंट से रिलेटेड, यानी डीडीए को पेमेंट कैसे करनी है। क्या पूरी पेमेंट एक साथ करनी है? इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते क्या पेमेंट? क्या लोन मिल सकता है इसके लिए? कितना लोन मिलेगा? आईटीआर तो भरता नहीं हूँ, लोन कैसे मिलेगा? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन के लिए? फ्लैट का अलॉटमेंट तो वाइफ के नाम पे हुआ है और वाइफ तो कुछ अर्निंग ही नहीं करती, यानी कि हाउस वाइफ है, तो लोन कैसे मिलेगा? तो इन सभी बातों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि डीडीए को पेमेंट कैसे करनी है। डीडीए का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिसको आप डिमांड लेटर भी बोलते हैं। डिमांड लेटर आने के बाद आप उसकी पेमेंट करेंगे। डिमांड लेटर में लिखा रहता है कि आपको कितनी पेमेंट करनी है और उसकी लास्ट डेट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप NEFT, RTGS या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या हम इस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकते। आपको पूरी की पूरी पेमेंट एक साथ करनी होगी, सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप को छोड़ के। जिन फिजिकल हैंडीकैप को डीडीए के फ्लैट्स अलॉट हुए हैं उनके साथ ये फैसिलिटी है कि वे डीडीए को ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। एक्सेप्ट फिजिकल हैंडीकैप, सभी को पेमेंट एक साथ करनी होगी, यानी एक बार में पूरी पेमेंट डीडीए को करनी होगी। आप कहाँ से लाते हैं इससे कोई मतलब नहीं, आप लोन लेते हैं उससे डीडीए को कोई मतलब नहीं है। आप कैसे भी लाइए, आपको पेमेंट पूरी की पूरी एक साथ करनी होगी डिमांड लेटर की ड्यू डेट से पहले पहले। अदरवाइज ड्यू डेट के बाद डीडीए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है। फ्रेंड्स, लोन का अमाउंट कितना होगा ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये आता है कि आपकी इनकम कितनी है। आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपका लोन कितना प्रोसेस होता है। दूसरा जो फैक्टर है यह है कि आपका करंट में कोई लोन तो नहीं चल रहा है। यदि आपका करंट में कोई लोन चल रहा है तो वह भी आपके लोन के अमाउंट पे इफेक्ट डालेगा। तीसरा फैक्टर यह है कि आपका पास्ट में यदि कोई लोन रहा है तो आपने उसको टाइम पे भरा है कि नहीं, आपका कोई चेक वगैरह बाउंस तो नहीं हुआ या कोई लोन की कोई इंस्टॉलमेंट तो बाउंस नहीं हुई। इस बात पे भी आपका लोन का अमाउंट डिपेंड करेगा। और आपके चौथा जो है सिविल स्कोर कितना है, इसके अकॉर्डिंग भी आपको लोन का अमाउंट जो है डिपेंड करता है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स आपके लोन के अमाउंट पे इफेक्ट डालते हैं। अब जानते हैं कि कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैंने तो फ्लैट वाइफ के नाम पे अप्लाई किया था और वाइफ के नाम पे ही अलॉट हुआ है, वाइफ की तो कोई इनकम ही नहीं है, वाइफ तो हाउस वाइफ है, तो लोन का प्रोसेस कैसे होगा? लोन तो प्रोसेस कराना ही है, लोन का प्रोसेस कैसे होगा, इस बात को यहाँ पे समझते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके फ्लैट का अलॉटमेंट आपकी वाइफ के नाम पे हुआ है और आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, यानी वह कोई इनकम नहीं है उनकी, तो और आपको लोन भी चाहिए, तो आपकी इनकम तो है ना। आपकी वाइफ एज एन एप्लीकेंट लोन के लिए अप्लाई करेंगी और साथ में आप को एप्लीकेंट्स रहेंगे। वैसे भी होम लोन के लिए को एप्लीकेंट्स की ज़रूरत होती ही है, ज़रूरत होती है। बिना को एप्लीकेंट्स के जल्दी बैंक जो है लोन को फाइनल नहीं करते, यानी होम लोन जल्दी फाइनल नहीं करते। को एप्लीकेंट्स मांगते ही मांगते हैं। आप बैंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप बैंक में किसी बैंक में जाइए लोन को प्रोसेस कराने के लिए होम लोन, तो आपके साथ को एप्लीकेंट मांगेंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि वाइफ को एप्लीकेंट बना दीजिए यदि वाइफ के नाम से फ्लैट अलॉट हुआ है तो, और यदि आपके नाम से अलॉट हुआ है तो आप एप्लीकेंट बन जाइए और वाइफ को एप्लीकेंट बना दीजिए। तो इस तरह से आपका लोन थोड़ा ईजी तरीके से पास हो जाएगा, यानी प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि वाइफ की इनकम नहीं है तो वाइफ एज एन एप्लीकेंट लोन के लिए अप्लाई करेंगी और आप को एप्लीकेंट होंगे और आपकी इनकम के बिहाफ पे ही आपका लोन जो है सैंक्शन होगा। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि वाइफ की इनकम नहीं है तो कैसे लोन का प्रोसेस होगा। तो हो जाता है लोन का प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज एन को एप्लीकेंट आप लोन को प्रोसेस करा सकते हैं। अब बात आती है कि लोन के लिए डीडीए से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। बैंक मांगेगा ना आपसे डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर में ही आपके प्रॉपर्टी की डिटेल सारी लिखी रहती है, यानी कि आपको कौन सा फ्लैट अलॉट हुआ है, उसका क्या मेजरमेंट है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ये सारी बातें आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखी रहती है। तो बैंक को सबसे पहले चाहिएगा अलॉटमेंट लेटर। दूसरा, कई बैंक्स मांग लेंगे आपसे, जैसे कि जो आपने फॉर्म भरा था, यानी जो डीडीए का फॉर्म भरा था तो उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने पे किया था, चाहे 25,000 किया हो, चाहे 1 लाख किया हो, चाहे 2 लाख किया हो, उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट की रिसिप्ट भी कई बैंक्स मांग लेते हैं। ये कंपलसरी नहीं है बट मांग लेते हैं कई बैंक्स। तो उसलिए आपके पास रिसिप्ट तो होगी, जब आपने अप्लाई किया तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, तो वो भी बैंक्स आपसे मांग सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको डीडीए की तरफ से चाहिए होंगी। अलॉटमेंट लेटर तो आपको डीडीए देगा और रजिस्ट्रेशन अमाउंट की जो रिसिप्ट होगी वो तो आपने जब
पेमेंट की होगी तब तो आपके सामने जनरेट हुई होगी, उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि बैंक से लोन प्रोसेस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी बैंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो एक सैलरीड पर्सन होगा उससे बैंक किन किन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है या डिमांड करता ही है। एक ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है लोन प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए, यानी जो भी व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करेगा उसका अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। चौथी चीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पांचवी चीज़ इनकम टैक्स की रिटर्न। इनकम टैक्स की रिटर्न यहाँ पे बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरते ही नहीं है। तो भाई भरेंगे भी क्यों? आपने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया है। EWS कैटेगरी की जो लिमिट है 3 लाख रुपए इंडिविजुअल इनकम है, तो जिसकी 3 लाख रुपए से कम इनकम होगी वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा ही क्यों? लेकिन बैंक्स जो है लोन प्रोसेसिंग के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न मांगते हैं, और इनकम टैक्स जो है 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे नील है, और 2.5 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम 2,60,000 2,70,000 है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना चाहिए ना। बेशक उसमें टैक्स जो है नील जाएगा, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नील जाता है, बट इनकम टैक्स का स्लैब जो बोलता है वो बोलता है कि 2.5 लाख तक की इनकम जो है टैक्स फ्री है। 2.5 लाख से ऊपर आपको टैक्स लगेगा, वो टैक्स अमाउंट जो आपके रिबेट में चला जाता है, तो उसलिए लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते नहीं है। बट जहाँ पे लोन प्रोसेसिंग का टाइम आता है वहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न जो है बैंक कंपलसरी कर देता है। रीज़न बताता हूँ क्यों कंपलसरी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी स्लिप से भी लोन प्रोसेस हो जाता है। मानता हूँ आपकी बात, सैलरी स्लिप से लोन प्रोसेस हो जाता है, लेकिन बैंक जो है उतना एंटरटेन नहीं करता सैलरी स्लिप के लिए। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि सैलरी स्लिप आपकी कितने की होगी? यदि मान लीजिए आपकी सैलरी स्लिप 25,000 की है तो साल की इनकम कितनी हुई? 3 लाख। 3 लाख आपकी इनकम है तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरी? समझ रहे हैं आप? यदि सैलरी स्लिप 25,000 है तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरी? अब जब आपकी ईयरली इनकम 3 लाख है तो, क्योंकि इनकम टैक्स तो 2.5 लाख तक नहीं लेना, 2.5 लाख से ऊपर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए ना, आपने नहीं भरी। और दूसरी तरफ मानते हैं यदि आपकी सैलरी स्लिप 20,000 की है, यानी आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो 20,000 का मतलब है आपकी साल की जो इनकम हुई 2,40,000 हुई है ना, 2,40,000 हुई ना। और 2,40,000 यदि किसी की इनकम है, यदि 20,000 मंथली के हिसाब से, तो बैंक ये सोचता है कि 20,000 रुपये में ये दिल्ली में रह रहा है तो इसके तो अपने खुद के ही खर्चे होंगे, ये बैंक के लोन की वापसी कहाँ से करेगा, यानी बैंक का लोन कहाँ से चुकाएगा। इसलिए बैंक जो है सैलरी स्लिप वालों को उतना एंटरटेन नहीं करता है। यदि आपकी जान पहचान है तो हो ही जाता है, करते भी हैं, छोटे अमाउंट के लिए कर देते हैं, बट नॉर्मली जो है बैंक ITR मांगते ही मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न मांगते ही मांगते हैं। उसके बाद बैंक्स जो हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, उनसे पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगते हैं, और सैलरी स्लिप के साथ साथ 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं। जिस बैंक में उनकी सैलरी जाती है उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट भी मांगते हैं। उसके साथ साथ बैंक जो है फॉर्म 16 मांगते हैं। फॉर्म 16 जो है TDS सर्टिफिकेट होता है। यदि आपकी सैलरी 2,50,000 से ज़्यादा आती है ईयरली, तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपका TDS डिडक्ट करता है, और TDS डिडक्ट करेगा तो फॉर्म 16 इशू करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपके जो TDS ना कटे, बट TDS नील का तो आपको फॉर्म 16 इशू करेगा ही करेगा आपका एम्प्लॉयर। इसलिए बैंक जो है TDS सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, जिसको कि फॉर्म 16 भी बोला जाता है। और जो एक चीज़ आजकल बैंक मांगने लग गए हैं वो मांगते हैं फॉर्म 26AS। और फॉर्म 26AS क्या बवाल है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म 26AS जो है आपको इनकम टैक्स की साइट से मिल जाएगा। आप इनकम टैक्स की साइट में लॉगिन करेंगे, अपना पैन नंबर और अपना जो पासवर्ड जो है वो डाल के आप लॉगिन करेंगे तो एक 26AS का ऑप्शन आपको मिलेगा। 26AS आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपकी जो जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी डिटेल उसमें रहेगी। उसमें आपको पूरे साल में क्या इंटरेस्ट मिला, क्या आपने TDS आपका क्या डिडक्ट हुआ, सारी डिटेल उसमें लिखी रहती है। उसमें जैसे कि सपोज डेट आपने बैंक में FD कराई 2 लाख की, उस पर कितना इंटरेस्ट मिला वो भी उसमें लिखा रहेगा। बैंक ने यदि आपका TDS काटा था वो भी उसमें लिखा रहेगा। उसमें आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी रहती है। ये ऑटो जनरेटेड होती है, ये आप जनरेट नहीं करते हैं, ये ऑटो जनरेटेड होती है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो इसलिए बैंक्स आजकल 26AS भी मांगने लग गए हैं, फॉर्म 16 भी मांगते हैं, ITR मांगते हैं, पिछले 2 साल की सैलरी स्लिप मांगते हैं, 3 महीने की, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आपने ITR नहीं भरी तो आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप से काम चल जाता है। छोटे अमाउंट के लिए चल जाता है, छोटे अमाउंट का लोन जहाँ पे होता है वहाँ पे चल जाता है काम। कई बैंक चला भी लेते हैं, कर भी देते हैं, लोन सैंक्शन कर भी देते हैं।
प्राइवेट बैंक्स भी कर देते हैं और नेशनलाइज बैंक भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं आता। आप बैंक्स में जाके पता भी कर सकते हैं। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में भी पता किया था, कर देते हैं, सैलरी स्लिप के बिहाफ पे कर देते हैं। बाकी आपकी बैंक में थोड़ी बहुत जान पहचान है तो ईजिली हो ही जाता है। उसके बाद बैंक को आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी यदि आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो गए तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है चेक के थ्रू दे सकते हैं, जो कि 2500 से लेकर 4000 के बीच में हो सकती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स पे। अलग अलग बैंक्स अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ीस जो है चार्ज करते हैं, यानी आपके लोन को प्रोसेस करने की फ़ीस। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद और प्रोसेसिंग फ़ीस मिलने के बाद बैंक जो है आपके अलॉटमेंट लेटर के बिहाफ पे आपकी जो प्रॉपर्टी की लीगल एंगल से जांच करता है, यानी लीगल एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि हाँ भाई आपकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, कोई इसमें इशू तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जांच बैंक करता है। उसके बाद आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है। सब कुछ ओके मिलता है तो बैंक आपको सैंक्शन लेटर इशू कर देता है होम लोन से रिलेटेड। और उसके बाद सैंक्शन लेटर को आपकी कंसेंट मिलने के बाद उसको आपके लोन को प्रोसेस कर दिया जाता है और आपका लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम इनकम टैक्स की 2 साल की रिटर्न आज भर देते हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में ना आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, ना कि 20-21 की। 20-21 की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी। जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 था ना, उसकी लास्ट डेट इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट जो थी वो थी 31 मार्च 2022। और 21-22 की डेट जो है अभी तो स्टार्ट हुई है, उसकी आप भर सकते हैं। लेकिन भरेंगे भी कैसे? आपकी टीडीएस की डिटेल नहीं होगी। आपके बैंक में यदि आपने कोई एफडी करा रखी होगी उसकी डिटेल उसमें नहीं आई होगी, क्योंकि उसकी टीडीएस की रिटर्न भरने की लास्ट डेट जो है अभी 15 मई होती है। जब तक बैंक अपना टीडीएस रिटर्न नहीं भरेगा, 26AS जनरेट नहीं होगा, तो आप कैसे, जब 26AS ही जनरेट नहीं होगा पूरा कंप्लीट तरीके से, तो आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भी रिटर्न कैसे भरेंगे? तो जरूरी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न भरने के लिए पहले 26AS जनरेट हो गया हो, आपका कोई टीडीएस कटा है तो वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसमें कई फाइनेंशियल और टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आपको शायद सब लोगों को पता नहीं हो, लेकिन जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको पता ही होगा। आप अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं भर पाएंगे, आप कोई भी रिटर्न नहीं भर पाएंगे इस समय। पहले होता था कि 3-3, 4-4 साल की पेनल्टी देकर भर देते थे, अब ऐसा नहीं है, आप नहीं भर सकते। और सैलरी स्लिप के बिहाफ पे कितने बैंक लोन देते हैं ये तो आपको पता करना पड़ेगा। अब बैंक्स में जाइए, दे देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देते, देते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है सैलरी स्लिप के बिहाफ पे, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने प्रोसेस कर दिया, फिर बोले कि नहीं भाई इससे नहीं चल रहा काम, बैंक तो प्रोसेस कर देगा, समझ रहे हैं ना। बाद में बोलेंगे भाई ITR लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कई चीज़ें मांगने लग जाते हैं। तो इसलिए अपना लोन प्रोसेस करने से पहले सब चीज़ बैंक से क्लियर कर लीजिएगा कि सैलरी स्लिप है मेरे पास, ITR नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर आप ITR भरा करें, बेशक निल की जाए। कौन से यार पैसे लगने हैं, आपको टैक्स थोड़े भरने हैं, ITR भरिए। ITR भरेंगे तो इन फ्यूचर कभी लोन लेने में कोई समस्या आएगी नहीं, उसलिए ITR भरनी चाहिए। दूसरी चीज़ अब हम बात कर लेते हैं कि जो सैलरीड पर्सन नहीं है, यानी जिनका अपना बिजनेस है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, उनको डॉक्यूमेंट्स सारे सेम देने हैं, बस उसमें सैलरी स्लिप नहीं देनी और ITR देनी है। लेकिन ITR के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी भी लगाएंगे, यानी जो उनकी P&L और बैलेंस शीट होती है वो भी लगेगी उसके साथ साथ, कि अपना लोन प्रोसेस कराने के लिए वो ये चीज़ लगाएंगे। जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो लोग, और जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है उनको तो मैंने बता ही दिया है। और जिनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उनको भी ITR जरूरी है। जैसे कोई रेंटल इनकम कमा रहा है, किसी के मान लीजिए महीने के 50,000 60,000 रुपये रेंट ही आ रहा है, तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स की रिटर्न कंपलसरी है। तो ITR जो है माना जाए तो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है किसी भी लोन के इनिशियल प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद लोन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल रहेंगे नहीं, और यदि फिर भी रहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। यदि सब लोगों के यदि कॉमन तरीके के सवाल आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।